हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सबके ठीक होंगे ये कोरोना वाले पीरियड में। ठीक है। और अमित सर के सारे क्लासेस का आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत नया चीज़ सीखने को आपको मिल रहा होगा। चलिए, उसी क्रम में अमित सर ने बोला था मुझे कि कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आप डाली जाए चैनल पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नया टॉपिक आप लोगों को बताने का। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज का टॉपिक जो है वो है ब्लड के बारे में। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में जाइए, इससे क्वेश्चंस लगभग लगभग आपके होते ही हैं। ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको, है ना, मतलब अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम में चले जाइए, ऑलमोस्ट एक मोस्ट प्रॉब्ली इससे क्वेश्चंस होता है। ठीक है, राइट। इसको ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, खून भी हम लोग कहते हैं उर्दू में से। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ब्लड है, आखिर अगर हम ये बात करें कि भाई है क्या, ब्लड है क्या। अब देखते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में कहीं पे भी आप अगर एक छोटा सा भी कट आपका होता है तो एक लिक्विड निकलता है लाल रंग का, जिसको हम ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं। तो आखिर इसका कुछ ना कुछ, देखो, जो भी चीज़ हमारे पास है हमारे बॉडी में, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है, उसका कोई ना कोई वर्क है, राइट। तो इसमें क्या वर्क है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, इसमें मैं हर तरीके से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का क्या वर्क है। देखिए, साइंस में बेसिकली अमित सर ने आप लोगों को बताया होगा, साइंस में आपका देखूंगा। तो बेसिकली क्या है कि साइंस के 3 आयाम होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। ओके। तो आप देखो कि ये तीनों चीज़ों से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। पहला आ जाते हैं फिजिक्स के लिहाज से। आप समझिए कि आपका ब्लड, आपके शरीर का जो ब्लड है वो किस प्रकार से सहायता करता है फिजिकल एक्टिविटी में आपका। ठीक है। देखिए, फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कभी बचपन में, प्रेशर के बारे में, प्रेशर दबाव के बारे में। ठीक है। उसमें वायुमंडलीय दबाव भी होता है, फ्लूइड का अपना दबाव होता है ना, एयर का भी दबाव होता है, लिक्विड का भी दबाव होता है। आप देखते हैं कोई आदमी प्रयास करता है कि भाई आज मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, कहीं कुआं देखा कूद गया, बोला आज आत्महत्या कर ही लेना है। तो बेसिकली जब वो आपने देखा होगा, वैसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें ना ही देखो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कोई भी चीज़ अगर पानी में डूबने लगता है तो एक बार पानी उसको ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है। वो अपथ्रस्ट फोर्स होता है और वो फोर्स जो है वो फिजिक्स के लॉ की वजह से चलता है। आगे हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वायु जो है वो, उसका भी अपना कण है, उसके एटम्स हैं और उस एटम्स की वजह से उसका अपना वजन भी है। ठीक है। तो उस वजन से आप पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आप समझने की कोशिश करें। देखिए, बेसिकली अगर आपका शरीर के ऊपर जो हेड है, उस हेड में अगर 10 सेंटीमीटर आपका हेड लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उस कंडीशंस में आप अपने ऊपर हमेशा 1000 किलो का वजन लेकर चल रहे हैं। वेरी न्यू। लगभग सबके पास है 10 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, इस सबके सर। क्या सर 1000 किलो का वजन हमेशा लेकर चलते हैं हम? मानोगे इस बात को? ये हम बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। बात सही है कि 1000 किलो का आप वजन लेके चल रहे हैं। तो सर 1000 किलो का वजन हम लेके चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। 1 किलो का थैला लटकाते हैं तो पता चल जाता है कि भाई वजन आ गया शरीर में। अगर 10 किलो लेके जाना है तो मम्मी पापा को सीधा मना कर देते, भैया मेरे से नहीं हो। तो बेसिकली क्या है कि 1000 किलो हम लेके चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं। तो इसमें 2 चीजें काम करती हैं। ठीक है। पहला चीज, उसके लिए आप ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे एक हाथी का बच्चा है। उस हाथी के बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, जब वो जन्म लेता है, देखिए बच्चा किसी भी चीज़ का हो, किसी भी प्राणी का बच्चा हो, काफ़ी चंचल होता है ना। इधर उधर उसका घूमना, तैरना, दौड़ना, ये उसका एक नेचर होता है, फितरत होता है। तो हाथी का बच्चा भी काफ़ी नटखट होता है और हाथी के बच्चों को भी हम उसी जंजीर में बांधते हैं जिस जंजीर में एक वयस्क हाथी को बांधते हैं।
भैया इतना छोटा सा बच्चा, उसको हम इतने मोटे मोटे जंजीर में उसको बांध रहे हैं, सिक्कड़ में बांध रहे हैं, क्या कारण है? तो कारण ये है कि चूंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, उसको बार बार उसे लगता है कि इसको तोड़ूं और दौड़ूं, तोड़ूं और दौड़ूं, लेकिन चूंकि वो बंधा हुआ रहता है, काफ़ी मजबूत सा वो जंजीर होता है, वो प्रयास निरंतर करता रहता है, लगातार करता रहता है और नित्य प्रतिदिन करते रहता है, हर एक डे ही ट्राइज एवरी सिंगल डे टू ब्रेक दैट वेरी सेटल्स एंड रन अवे, राइट? बट इस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो उसके शरीर में जितना ताकत है उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है वो जंजीर, और वो उसको नहीं तोड़ पाता। और ऐसा ऐसा जैसे जैसे वो बड़ा होते चला जाता है, वो निरंतर प्रयास करते रहता है और ऐसा ऐसा वो प्रयास करना कम कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रतिदिन वो कम करते चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात बैठ जाती है कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो जंजीर है वो अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा नहीं, कुछ भी हम कर लें तो ये टूटेगा नहीं। अब जब उसको वो टूटना नहीं है, उसको पता चल गया कि भाई हम कितना प्रयास कर लें ये टूटेगा नहीं, तो अंततः जब वो व्यस्त हो जाता है वो प्रयास छोड़ देता है। आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा विशालकाय हाथी जो है एक छोटी सी पतली से जंजीर में बंधी हुई रहती है। आप सोचो कि हाथी का जो वजन है, जो कि टन से कहीं ज़्यादा हो जाता है, उसमें वो चाहेगा तो आराम से एक बार उसको झटका देगा और आराम से तोड़ लेगा, लेकिन वो तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो पागल नहीं होता है, अगर वो पागल हो जाता है तो वो उसका दिमाग वो एक दूसरे तरीके से काम करने लगता है, पुरानी चीज़ों को वो भूल जाता है, नया चीज़ उसके दिमाग में आता है और उसमें वो तोड़कर आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो हाथी ठीक ठाक है, मानसिक दिवालिया नहीं है उसका, तो वो व्यस्त होने के बाद भी उसमें कभी ट्राई नहीं करता कि मैं इस जंजीर को तोड़ूं और भागूं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुका है, भैया मैं कितना ही प्रयास करूँ ये नहीं टूटेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में भी ये बैठ चुका है। जिस दिन से हम माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में आए थे, उसी दिन से ये चीज़ के प्रति हम आदी हैं। ये 1000 किलो का जो वजन है, इस वजन जिस दिन हम पृथ्वी पे आए थे उसी दिन से हम इसका आदी हैं। तो अगर हम आदी हैं तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये 1001 प्लस होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि भाई 1 kg का वजन हम लटका रखे हैं। क्योंकि तो वो 1 kg का वजन, उसके लिए आप है ना आदी नहीं थे, लेकिन इस चीज़ के लिए आप आदी हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं पता चलता। और दूसरा जो कारण है वह कारण है आपका ब्लड। ठीक है, पहला कारण तो आपका एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैंने बताया कि वो चीज़ आपको पता नहीं चलता है। दूसरा चीज़ है ब्लड का भी एक प्रेशर है। आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं जीवन में किसी प्रकार से अगर उनको परेशानी हो जाती है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं या अच्छे लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो चाहे वो एग्ज़ाम में कह लो या प्यार में कह लो या किसी चीज़ में कह लो, वो अपना आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, अपनी नसों को काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब देखो वो नस कटता है तो बहुत ही तेज़ गति से ये रक्त निकलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड का भी अपना एक प्रेशर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका एक अपना प्रेशर है, और ये प्रेशर जो है वो आपको वायुमंडलीय दबाव से, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपको ये बचाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो अगर आपको बढ़ने ही नहीं देता, वो आपको दबा देता है ना। अगर 1000 किलो एक छोटे से बॉल पे 1000 किलो रख दो तो उसको वो दबा देगा, लेकिन आप नहीं दबते हो, आप ऊपर की ओर फिर भी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि आपके शरीर में भी एक प्रेशर है, और ये प्रेशर कोई छोटा मोटा प्रेशर नहीं है। आप देखोगे कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वह एक स्पेशल प्रकार का व्हाइट रंग का सूट पहनते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि ड्यूटी सूट है, जैसे डॉक्टर अपना आला और ये लगा के चलते हैं उसी प्रकार से उनको भी ये लगाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कारण ये है कि वो जो सूट है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव सूट, आई एम टेलिंग यू। तो बेसिकली क्या है कि उसके अंदर एक ऐसा प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि शरीर का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको यहाँ पे पृथ्वी पे इसको मिनिमाइज कौन कर रहा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ये जब हम स्पेस में चला जाते हैं तो वहाँ पे कोई हवा नहीं है, हवा नहीं है तो हवा का कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो एक तरफा प्रेशर काम करेगा, कौन? आपके शरीर का। और वो शरीर जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, बम, राइट। एक फुटबॉल की में अगर ज़्यादा हवा डाल दो तो वो कैसे ब्रस्ट करता है, वैसे ही ब्रस्ट कर जाएगा, राइट। तो उस ब्रस्टिंग से बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक स्पेशल प्रकार का एक सूट पहनते हैं, जिस सूट में आपने देखा होगा सूट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फुला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, राइट।
तो उसमें प्रेशर्स, वो बाहरी प्रेशर हम उसमें डाल देते हैं ताकि वो प्रेशर जो है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं उस प्रेशर को हम और बढ़ाते चले जाते हैं ताकि वो फटे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो पहला चीज आप समझे कि फिजिक्स के दृष्टिकोण से आपने क्या समझा कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दबाव जो है, उस दबाव से आपको दबने से और आपको क्षतिग्रस्त होने से बचाता है कौन? ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, अक्सर क्वेश्चन आता है कभी कभी छोटे एग्जाम्स अगर आप दोगे, एलडीसी वगैरह या ये सीएचएसएल वगैरह एग्जाम दोगे, तो उसमें आता है कि भाई इनमें से किस प्रकार के व्यक्ति को, है ना, या किस प्रकार के पेशेंट को हिल स्टेशंस पे जाने का अनुमति देते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक लो ब्लड प्रेशर और एक हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जब इन दोनों में से कौन सा जो पेशेंट होगा, लो ब्लड प्रेशर वाला या हाई ब्लड प्रेशर वाला, इनको हिल स्टेशन में जाने का एडवाइस करते हैं कि भाई आप होकर आइए हिल स्टेशन पे, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर खुद ढूंढ लेंगे। यहाँ पे आप देखो इस चीज को, सपोज करो कि ये हमारा वायुमंडल का है, ठीक है, और एक ये दिल्ली वाला एरिया है और एक आप चले गए हिल स्टेशन में, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दिल्ली है, ये हिल स्टेशन है। देखिए यहाँ पे भी वायुमंडलीय दबाव किसकी वजह से बनता है? जितना गहराई होगा दबाव उतना ही ज्यादा होगा। एक बोतल लो पानी का, ठीक है, उसमें एक ऊपर छेद करो और एक नीचे छेद करो, आप, और बोतल भरा हुआ है, आपको दोनों में से कौन से छेद से ज्यादा तेज गति से पानी निकलेगा? निसंदेह नीचे वाले से निकलेगा, क्योंकि नीचे जितना गहराई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए जब हम डैम बनाते हैं बिजली बनाने के लिए, तो हम 1 लीटर और 10 लीटर या 10,000 लीटर को इकट्ठा नहीं करते हैं, बहुत सारा पानी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पानी इकट्ठा होगा उतना ही ज्यादा उसमें प्रेशर बनेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा नीचे से जब हम पानी को निकालेंगे तो वो पानी बहुत ही तेज गति से निकलेगा, और तेज गति से निकलते हुए रास्ते में लगे हुए उसके जो टरबाइन होते हैं, है ना, उस टरबाइन को घुमाता चला जाएगा, और वो टरबाइन आपके लिए क्या प्रोड्यूस करेगा? आपके लिए बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो गहराई इज डायरेक्टली, है ना, द डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। जितना ज्यादा गहराई होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो जगह है H और H डैश, यहाँ H डैश, इन दोनों में से ज्यादा गहराई कहाँ है? निसंदेह इसमें ज्यादा गहराई है, यहाँ पे कम गहराई है। तो दोनों में से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा? सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, राइट। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 हुआ, यहाँ पे कुछ उससे कम हो जाएगा। देखिए दो प्रकार के मरीज होते हैं, कौन? एक हाई ब्लड प्रेशर और एक लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर नॉर्मली 100 ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति है तो उसको अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पे कोई नॉर्मली इसको ठीक ठाक लगेगा, इसका भी 100 था, दबाव भी, एटमॉस्फेरिक में दबाव भी 100 था, और उसके शरीर का दबाव भी 100 था, वो 100 एक दूसरे को कट कर रहा था, बड़ा इजीली इसको फील हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन क्या होता है कि एक कंडीशन बन जाता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रह जाता है, लेकिन इसके शरीर का जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बढ़ जाता है। एक बार 120 हो जाता है, एक बार आपका 80 हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा देख लूं कि आपको यहाँ पे विजिबल है या नहीं। आई थिंक ये थोड़ा सा विजिबल यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एक ज़्यादा भी हो सकता है और एक आपका कम भी हो सकता है। राइट, ठीक है। और इसके बाद राइट, ठीक है, एक बार ज्यादा हो गया, एक बार कम हो गया। तो ज्यादा वाला व्यक्ति को क्या लगता है कि उसके शरीर में ना ऐसा बिल्कुल उसको लगता है कि
बहुत ज़्यादा मेरा शरीर बिल्कुल फट जाएगा, इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल फट जाएगा। और लो ब्लड प्रेशर वालों को क्या लगता है, उनको लगता है कि कोई चीज़ हमें दबा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर का प्रेशर कम हो गया और आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए उसको दबाव ज़्यादा महसूस होता है, उसको ना बहुत ज़्यादा डलनेस फील होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति को यहाँ पे आने के लिए एडवाइस दिया जाएगा? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर या तो 120 है और नहीं तो 80 है। अब देखो इनको वाला से किनको अच्छा फील होगा। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस यहाँ 20 का था इनका, और यहाँ पे भी डिफरेंस 20 का था। इन दोनों वाले व्यक्ति को यहाँ तकलीफ हो रहा था, लेकिन यही में से एक व्यक्ति जो ये आ जाए लोड ब्लड प्रेशर वाला, जब यहाँ पे आ जाएगा तो इनका डिफरेंस अब कितना रह जाएगा, 10 का रह जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या था, 20 था। तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे डिफरेंस 20 था, लेकिन यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या हो गया, 10 ही हो गया। तो इस कंडीशंस में लो ब्लड प्रेशर वाले को अच्छा लगेगा। कैसे? लो ब्लड प्रेशर व्यक्ति को हिल स्टेशन पे जाने की अनुमति होती है, या डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि यू गो टू हिल स्टेशन, यू विल फील बेटर, राइट? व्हाई? बिकॉज वहां पे उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है वो कम रहेगा, ब्लड का प्रेशर भी कम रहेगा, तो कम उसमें थोड़ा सा मिनिमाइज होगा और उनको अच्छा फील होगा। ठीक है, होपफुली ये चीज को आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज हम लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से आप जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये आपको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, राइट। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि चीज़ों का मिलना मिलाना, घुलना घुलाना, ये वाली चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में। तो बेसिकली देखो, हम जो भी चीज़ खाते हैं वह अंततः हमारे शरीर में जाकर ये एक सक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज, मेल्टोज, माल्टोज, ये सब चीज़ों में जाकर टूट जाता है। ये सारे ग्लूकोज होते हैं और अंततः ये जाके ग्लूकोज में टूट जाता है। तो देखो, एक तरफ से जीने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या? दो चीज आपके होना जरूरी है जीने के लिए। एक, रिस्पिरेशन के थ्रू आप ऑक्सीजन लेते हैं, O2, और एक आप फूड के थ्रू आप क्या लेते हैं, ग्लूकोज। क्या लिया? एक तरफ से आपने ब्रीदिंग किया, तो ब्रीदिंग में आपने ऑक्सीजन लिया, और इधर से आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये खाना जो है आपके ग्लूकोज में टूट गया। ठीक है, और ये जब टूट जाता है तो ये सब जाकर क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? ये जाकर हमारे ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जब ये जाकर मिलता है तो ये आप देखो, इसको मिलाने का काम जो करता है वो कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि इसको मिला दिया जाए, किसमें? ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को मिला दिया जाए। कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है। ये ऑक्सीजन और ब्लड अगर हमारे शरीर में, देखो ब्लड जो है वो हमारे शरीर के हर कोने तक इसकी कनेक्टिविटी है। कहीं भी काटोगे, शरीर के किसी भी कोने में काटोगे, क्या निकलेगा? ब्लड। इसका मतलब है कि ब्लड का पहुंच जो है वो हमारे शरीर में हर जगह है। ठीक है, और इसीलिए शायद हम जीवित रह पाते हैं या हमारी कोशिकाएं जीवित रह पाती हैं। अगर ये ब्लड नहीं रहेगा, वहां तक नहीं कनेक्ट होगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है ना, पैरालिसिस वगैरह ये सब, या फिर वहां का मांस गलना सड़ना शुरू हो जाता है। जो अभी आपने ब्लैक फंगस के बारे में देखा है, वो ब्लैक फंगस यही है। वो जहाँ पे वो ब्लैक फंगस ये हो जाता है, वो ब्लड के सप्लाई को ही इंटरप्ट कर देता है और ऐसा ऐसा वहाँ के मांसपेशियां जो है वो गलनी सड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको फंगस, बेसिकली किसी भी चीज़ को गलाने सड़ाने का काम जो है वो फंगस करता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक कोरोना पर पूरा मैं एक क्लास आपको दूंगा जिसमें पूरा का पूरा आपको कोरोना के बारे में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके बहुत ही सिंपल तरीका क्या है कि जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है, कोरोना का जो आपका वायरस है वो ग्लूकोज, इसी पे ये जीवित रहता है। अगर हम उस ग्लूकोज का ये चीज़ को अगर हम उसको कट ऑफ कर दें तो वो शायद आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति, अभी मैं आपको बताऊंगा डायबिटिक कैसे हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति डायबिटीज़ हो जाते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है ये कोरोना वाले बीमारी में। क्यों दिक्कत है ये आप समझेंगे। देखो, इंसुलिन का काम क्या था? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को मिलाने का काम कौन कर रहा था? इंसुलिन कर रहा था। इसका काम होता है कि भाई 50% इसको और 50% इसको, इन दोनों को कहाँ भेज दें? हम ब्लड में भेज दें। लेकिन इंसुलिन से ये गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या हो जाता है? इससे ये गड़बड़ी हो जाती है कि इंस्टेड ऑफ इसको 50% भेजने का,
इसको 70%, 75%, 65% डिपेंड अपॉन कितना ज्यादा है। अगर इंसुलिन का गड़बड़ी और ज्यादा है तो और ज्यादा ये मिलाता चला जाएगा, और जितना ज्यादा आपका ग्लूकोज, यही ग्लूकोज को हम ये ना इसको मधुमेह है ना, चिनिया बीमारी, चिनिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में मिल जा रहा है, और जितना ज्यादा आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और उसी की वजह से आपको इसको मधुमेह, डायबिटिक पेशेंट बन जाता है वो व्यक्ति। और निसंदेह अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में लेकर चलते हैं लोग, तो ये 70% होगा तो ये 30% होगा, राइट। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक गाड़ी था, उसमें 50 बोरी हमें गेहूं डालना था, 50 बोरी हमें चावल डालना था, और जो लोडर था उससे गड़बड़ी हो गई कि भाई, और उसमें स्पेस 100 बोरी के ही था, उससे गड़बड़ी क्या हो गई कि वो जब चावल को डाल रहा था, चावल को डालते समय 50 बोरी ना डाल के 70 बोरी डाल दिया। निसंदेह सी बात है, लोडिंग आप कर सकते हो, लोडिंग का सिस्टम अगर नहीं है तो क्या करोगे, अंततः आपको 30 बोरी उसमें गेहूं डालना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है इंसुलिन की वजह से। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा जिसको प्रॉब्लम हो जाता है डायबिटीज का, उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। और इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके कार्य को ठीक किया जा सके, और कार्य जब ठीक होगा तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति ठीक ठाक होता है। या फिर डॉक्टर उसको इलाज करने से पहले अगर किसी को किसी प्रकार का ऑपरेशन करना है, कोई भी ऑपरेट करना है अगर उस पेशेंट को, तो ऑपरेट करने से पहले उसके इंसुलिन के बारे में हम, है ना, डॉक्टर उसको ज़्यादा ये करेगा, सबसे पहले उसको इंसुलिन देकर, उसको लगातार इंसुलिन देकर उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो इसका जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का लेवल 50-50 हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर उसको ऑपरेट करना शुरू करेगा। नहीं तो ऑपरेशन तो कर देगा, लेकिन ऑपरेशन करने के मतलब है कि कुछ ना वहां से मांस या फिर कुछ भी चीज वहां से कट चीरा वगैरह लगाना, तो वो चीरा जब लगेगा उस चीरा को भरने के लिए जो सेल्स चाहिए होगा, टिश्यूज चाहिए होगा, उत्तक चाहिए होगा, कोशिका जो चाहिए होगा, वो बनेगा ही नहीं। जब उसके पास पूरा का पूरा ये खाना नहीं पहुंचेगा तो वो नया प्रजनन नहीं होगा, नया प्रजनन नहीं होगा तो वहां पे बनेगा नहीं वो अंग भरने की जगह, और वो गलने सड़ने लगेगा, और इस प्रकार से उसको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसुलिन उसको पहले ठीक करते हैं, उसके बाद ही ये चलता है। तो देखो, ये मिलने का काम ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मिलाने का काम इंसुलिन करता है, और ये ब्लड में मिल जाता है ना। इसीलिए मैं केमिस्ट्री के हिसाब से आपको बताता हूँ। और जब ये ब्लड में मिल जाता है तो हमारे शरीर के हर सेल्स तक ये पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचता है? हर एक कोशिका तक ये हमारा ब्लड जो है पहुंच जाता है। और वहां पे पहुंचकर करता क्या है, वहां पे ये आपका ऑक्सीजन और साथ में आपने ग्लूकोज जो लिया था, C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज आपने लिया था, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एटीपी। एटीपी जो होता है वो आपका एनर्जी होता है, और साथ में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वास के द्वारा फिर से वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने जीने के लिए दो चीज लिया, क्या? ऑक्सीजन लिया हवा से, ग्लूकोज लिया खाना से, ये दोनों को मिलाया इंसुलिन। इंसुलिन क्या किया? ये ब्लड में मिला दिया। ब्लड क्या किया? सारे सेल्स तक ले गया, सारे सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया तक ये पहुंचा दिया। और जब ये सेल्स में चला गया तो ये फिर आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज वहां पे, ये यहाँ पे अभी नहीं मिला था, लेकिन जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है तो वो फिर वहां पे उन दोनों को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद वो सेल्स के लिए एनर्जी जो है वो वहां बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता भी है कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई हमारे शरीर में एनर्जी का लिबरेशन कहाँ होता है, तो सारे लोग ऑप्शन कहाँ मार के आएंगे? पेट में, क्योंकि खाना जो है हमारा पेट में पचता है। उधर लिख के आ जाएंगे, स्टमक लिख के आ जाएंगे, इंस्टेटाइन लिखेंगे, लार्ज इंस्टेटाइन लिखेंगे, स्मॉल इंस्टेटाइन लिखेंगे, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स, हर सेल्स में बनता है एनर्जी, जो बनता है वो हर एक सेल में बनता है। हर सेल को अलग अलग एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए, और वो एनर्जी जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो हमने खाया था, ठीक है। तो ये आपका ये था, और इसके साथ साथ अब होपफुली आप लोग ये चीज को समझ गए हैं। अब बायो में आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। बायो से तो पूरा ये चैप्टर ही है, तो हम इसमें अब चैप्टर पे बढ़ेंगे। और चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं इसका। देखिए, अगर हम इसको
माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसको, ये ब्लड के सेल्स को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, ये जो है आपका इस कहलाता है प्लाज्मा। आपने प्लाज्मा थ्योरी अभी आपने सुना होगा इसमें कोरोना में, है ना, ये प्लाज्मा कहलाता है। और साथ में ये आपका सेल्स का न्यूक्लियस होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसको सेल्स मान के चलेंगे, क्यों? क्योंकि आगे इसमें हम लोग इसी से हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज इसकी वजह से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके जो सेल होते हैं, किसके? ब्लड के जो सेल होते हैं वो कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ मीडियम आकार के होते हैं। तो इसकी वजह से इनके कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं और पूरा उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड जो है वो इस प्रकार से है। बीच वाला जो ये वाटरी पार्ट है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और ये प्लाज्मा की वजह से ही चीजें जो है वो लिक्विड में बना हुआ रहता है। और इसमें 90% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, राइट, इट्स वाटर। एंड ये न्यूक्लियस जो है वो सेल्स बना हुआ कोशिका है। कोशिका का ये न्यूक्लियस केंद्र है, और केंद्र, किसी का केंद्र जो होता है वो छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का मंझला होता है। उसकी वजह से हम अलग अलग इसके कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका कार्य भी अलग अलग हो जाता है अपने उसके साइज की वजह से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आपका क्या था? ब्लड था। अब आइए ब्लड के बारे में हम लोग प्योर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ब्लड में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको आवाज़ इधर उधर से आ रही होगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करें। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू जो होता है इसका वो 7.4 है। 7.4 है, इसका मतलब कि ये बेसिक एंड नेचर है। ठीक है, ये अम्लीय नहीं है, क्षारक है। ठीक है, अगर हमारा ब्लड 7 से नीचे हो जाता है तो अम्लीय ब्लड हो जाता है ना, एसिड लेवल उसका बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब एसिडिक हो जाता है तो वो आपके लंग्स को प्रॉब्लम कर देता है। या अगर आपका पीएच वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ने मिलेगा, 7.5, 7.8, 7.9 होना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दोनों कंडीशन में आपके लीवर को और लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, राइट। इसके बाद देखिए कि इसमें जो होता है 92% होता है वो क्या होता है? आपका वाटर होता है। ब्लड में 92% क्या होता है? आपका वाटर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? ठीक है, अगर बॉडी वेट में देखा जाए, एक नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी वेट देखा जाए, तो उस बॉडी वेट के हिसाब से लेकिन ये चीज चलिए ठीक है, पहले ये आप समझ लीजिए कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, नॉर्मल व्यक्ति है, तो आप समझ लीजिए कि उसका 6 to 8% बॉडी वेट जो होगा, उस बॉडी वेट का 6 to 8% जो होगा वो क्या होगा? ब्लड होगा, राइट। अगर हम एक नॉर्मली देखते हैं तो ये लगभग 6 लीटर के आसपास मैन में होता है, एंड 5.5 लीटर जो होता है वो वोमेन में होता है। देखिए गड़बड़ी यहीं पे है, ये 6 लीटर जो है वो मर्दों में है और 5.5 लीटर जो है वो औरतों में है। और ये आधा लीटर का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे लिए बड़ा घातक हो जाता है, स्पेशली मेल्स के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस को वमेन जो है, औरत जो है, अपने जीवन में बैलेंस करने के लिए कि दोनों का बराबर हो जाए, पूरी ज़िंदगी मर्दों का खून पीती है, राइट। इट्स अ जोक, राइट। तो ये बेसिकली क्या है कि ये नॉर्मली बॉडी वेट के हिसाब से ऐसा होता है कि वुमेन्स का बॉडी वेट इतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा कम भी होता है, राइट, है ना। और बाकी ब्लड को जब हमने डिवाइड किया तो ये एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लाज्मा में आया था, और दूसरा पार्ट जो था आपका सेल्स था। ठीक है, प्लाज्मा जो हमें लिक्विड फॉर्म में रखने में मदद करता है बिकॉज ऑफ वाटर, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में रखता है प्लाज्मा। और ये सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं आरबीसी में, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजों में डिवाइड हो रहा है, क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। इनके सबके कार्य जो है वो अलग अलग है ना।
अब यहाँ से मेन हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई ब्लड का हमारे जीवन में क्या कार्य होता है, ठीक है, और किस प्रकार से सहायता करती है। ये तीनों चीज़ें से मैंने आपको बताया था। ये बायो के हिसाब से किस प्रकार से आपको ये करता है, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं ये सेशन तो मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्लाज्मा को आप समझ गए कि प्लाज्मा जो है वो किसी भी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में रखने में मदद कर रहा है। स्पेशली इसको हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में बना हुआ रहता है, किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। सेल्स जो है किसी के बड़े हैं, किसी के मंडले हैं, किसी के छोटे राशि के, तो इसकी वजह से इनका कार्य भी जो है, इनका वर्क भी जो है वो डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग अलग इनका कार्य है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, और इसको प्लेटलेट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कार्य क्या है इसके बारे में अब हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अच्छा भी इसमें लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है या समझने में आपको दिक्कत हुई है तो आप उसको वहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको उस पर पूरा नोट्स हम प्रोवाइड कर सकें और फिर सही तरीके से आपको फिर से समझा सकें, ठीक है। तो दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी।